साम्राज्य की स्थापना, यह प्रारंभिक मुगल शासन किस प्रकार से हमारे देश में मुगल आए और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और राज्य का कहाँ तक उनका विस्तार रहा और उनका क्या कार्यकाल रहा। तो 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक का जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल किसका रहा? मुगल साम्राज्य का कार्यकाल। अब ये मुगल कैसे आए? दिल्ली की जो सल्तनत की शक्ति थी, जो दिल्ली में सल्तनत काल था, जो वहाँ के राजा थे, उनकी शक्ति जो है धीरे धीरे क्या हो गई? क्षीण होती गई, कमजोर होती गई और फलस्वरूप जब उनकी शक्ति कमजोर होती गई तो हमारे देश में क्या हुआ? राजनीतिक एकता का अभाव हुआ। जब राजनीतिक एकता का अभाव हुआ और राजनीतिक एकता पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गई और अनेक राज्यों का उस समय क्या हुआ कि जो छोटे छोटे राज्य थे, राजा बन गए और राजाओं ने अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जन्म हुआ। छोटे छोटे राज्य तो बन गए, लेकिन इस समय पर कोई भी एक ऐसा शासक नहीं था हमारे पास जो संपूर्ण राजाओं को एकजुट करके राष्ट्र की एकता के लिए उनको संगठित कर सके। इस प्रकार का कोई भी राजा वहां पे नहीं था। और जब इस तरीके का कोई राजा नहीं था कि राजाओं को करके उनका नेतृत्व कर सके, तो राजनीतिक एकता के अभाव में यहीं से बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त होता। यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है और बाबर भारत पे क्या करता है? आक्रमण करना शुरू करता है। अब हम बात करते हैं बाबर। जो बाबर था, सबसे पहले इसने भारत पे आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? बाबर ने। और जो बाबर का जो कार्यकाल था, वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। कितना था? 1526 ईस्वी से 1530 तक का जो कार्यकाल था, ये बाबर का कार्यकाल था। यहाँ बाबर ने जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया और यहीं से वो जो है आगे अन्य जो है जगहों पर अपना राज स्थापित किया। बाबर के जो पिता थे तैमूर और जो उनकी माता थी वो चंगेज खां वंश के थे। बाबर के पिता का जो नाम था, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख था। क्या था? उमर शेख। ये जो उमर शेख थे, उमर शेख मिर्जा कहते थे। ये मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान, जो उमर शेख मिर्जा थे, ये कौन थे? बाबर के पिता थे और मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान जो देश था, वहाँ की एक रियासत थी। क्या थी? वहाँ की एक रियासत थी जिसका नाम था फरगना। क्या था? फरगना। क्या नाम था उसका? फरगना। तो फरगना रियासत के क्या थे? राजा थे। क्या थे? शासक थे। और ये जो फरगना रियासत थी, ये एक उपजाऊ प्रदेश था। यहाँ की जलवायु और यहाँ फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। और इन अपने पिता की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी उमर शेख मिर्जा की जब मृत्यु हो जाती है, तब बाबर सिंहासन पर बैठता है। कौन बैठता है? बाबर। और जब बाबर सिंहासन पर बैठता है तो उस समय जो बाबर की उम्र थी वो कितने वर्ष की थी?
11 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में बाबर सिंहासन पर बैठा। तो उसकी उम्र तो बहुत नहीं थी, ठीक है, उसकी उम्र तो बहुत नहीं थी। तो जब उसकी उम्र इतनी कम थी तो उस स्थिति में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। 11 वर्ष की अवस्था में इसे राज गद्दी संभालनी पड़ी और उस समय उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब बाबर के जो पूर्वज तैमूर जो राज्य में एक समरकंद था, उसको भी वो जीतना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए उसने पहले क्या किया, काबुल पर अपना अधिकार जमाया। सबसे पहले उसने काबुल को जीता। किसको जीता? काबुल को जीता उसने सबसे पहले। और काबुल को जीतने के बाद वो भारत की ओर आकर्षित हुआ। कहाँ की ओर बढ़ा? अब यहाँ काबुल आया और यहाँ से उसने भारत पर आक्रमण करने की सोचा कि अब जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया जाए और भारत पर विजय प्राप्त की जाए। इब्राहिम लोदी के जो विरोधी थे, उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था और इब्राहिम लोदी के जो विरोधी थे, किसके विरोधी थे? इब्राहिम लोदी के, ये देखिएगा इस तरीके से इधर, ये इब्राहिम लोदी था, उसके शासक थे इस समय, वो शासक था यहाँ का। और इब्राहिम लोदी के जो विरोधी लोग थे वो बाबर से मिल करके इब्राहिम लोदी को परास्त करके एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इससे बाबर की सहायता से, किसकी सहायता से? बाबर की सहायता से लोग चाह रहे थे कि हम अगर बाबर से मिल लेंगे तो बाबर भारत पर आक्रमण करेगा और इब्राहिम लोदी परास्त हो जाएगा और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन इधर बाबर इधर ये चाहता था कि हम खुद आक्रमण करेंगे। क्या चाहता था? कि हम खुद आक्रमण करेंगे। इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, जो उसकी सेना थी, अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, सेना को उसने संगठित किया, अपने तोपखाने को सुसज्जित किया। जो तोपखाना था, तोपखाने को उसने सुसज्जित किया और अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया। और सुदृढ़ बनाने के बाद इसी समय क्या हुआ, पंजाब, पता है आपको, पंजाब के गवर्नर, ठीक है, आजकल गवर्नर, जैसे आज गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं, उस समय जो पंजाब के गवर्नर थे वो दौलत खां लोधी थे। कौन थे? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी थे। इन्होंने क्या किया, दौलत खां लोधी ने क्या किया कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित कर दिया। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो है सल्तनत शक्ति क्षीण हुई। संतुलन शक्ति क्षीण होने के बाद बाबर का आगमन हुआ और बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। और इसके पिता उमर शेख मिर्जा, जैसे आपको बताया कि उज्बेकिस्तान के एक परगना राज्य के शासक थे और वहाँ से शासन जब इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद 11 वर्ष की अवस्था में बाबर सिंहासन पर बैठा और सबसे पहले इसने क्या किया, सिंहासन पर बैठते बैठते समरकंद को जीता और काबुल पर अपना अधिकार किया। और काबुल पर अधिकार करने के बाद वो सीधे भारत की ओर आकर्षित हुआ। भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर ही रहा था वो कि उसी समय जो लोदी के विरोधी थे उन्होंने बाबर से मिल करके, ठीक है, एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने का मन बनाया। लेकिन बाबर पहले से ही भारत पर आक्रमण करना चाहता था, अतः उसने पूरी भारत की अपनी पूरी सेना को सुसज्जित किया, तोपखाने को उसने अपने मजबूत किया, सेना का संगठन किया और संगठन करने के बाद बाबर ने
ये तैयारी करी ही थी कि उसी समय जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां लोधी, उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर लिया। जब बाबर को आमंत्रित कर लिया आक्रमण करने के लिए, तो उस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब हम आपको यहां से बताते हैं। अब पानीपत का बिल्कुल आवाज नहीं आप लोग करेंगे, ध्यान देंगे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ ये 1526 ईस्वी में। कब हुआ? यानी ये पहला युद्ध जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। और ये युद्ध किसके साथ हुआ? जो प्रथम युद्ध हुआ ये बाबर और इब्राहिम लोदी का ये युद्ध था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और इस युद्ध के मैदान में बाबर के पास तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो बाबर था इसके पास क्या थी? तोपें थी और इनके पास तोपें नहीं थी। इनके पास जो थी तोपें नहीं थी। दूसरी चीज ये थी कि बाबर की जो सेना थी वो संगठित सेना थी। उसको कई युद्धों में युद्ध लड़ने का अनुभव प्राप्त था बाबर की सेना को। सेना तो उसकी छोटी थी लेकिन सेना जो है प्रशिक्षित सेना थी। कैसी सेना थी? एक तो इसके पास तोपें थी और दूसरी जो इसकी सेना थी वो प्रशिक्षित सेना थी। ऐसी सेना थी, प्रशिक्षित सेना थी और बहुत सारे युद्धों को लड़ने का उसको अनुभव, बहुत सारे युद्धों को उसको लड़ने का क्या था? अनुभव था। अब बड़ी कुशलता से बाबर ने अपनी सेना का संचालन किया और इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध हार गया और युद्ध में मारा गया और बाबर क्या हुआ? युद्ध में विजयी हुआ। यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। और इसके बाद दूसरा जो टारगेट था बाबर का, वो बाबर और राजपूतों के बीच जो युद्ध हुआ, तो चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह कौन थे? चित्तौड़ के ये इस समय चित्तौड़ के शासक थे जिनका नाम था महाराणा संग्राम। ये बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु क्या थे? बाबर के और राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका दूसरा नाम क्या था? राणा सांगा। ये राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे और बाबर के जो थे सबसे शक्तिशाली शत्रुओं में थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली इसके दुश्मनों में थे बाबर के। तो इसमें क्या हुआ कि जब खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी
में जब खानवा का युद्ध हुआ तो ये युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय। किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। बाबर इसमें जीत गया और जब बाबर जीत गया तो यहाँ राजपूत राजाओं की जो शक्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो खत्म हो गई और मुगल वंश की नींव और मजबूत हो गई। राजपूतों का जो दिल्ली पर अधिकार करने का सपना था वो अधूरा रह गया। और उसके बाद बात करते हैं, बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को, किसको? चंदेरी के शासक थे, इनका नाम था मेदिनी राय। उनको 1528 ईस्वी में, ठीक है, अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में हरा करके अपने राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना लिया बाबर कलम का भी सिपाही था, तलवार चलाने के साथ साथ उसको कलम का भी ज्ञान था। सैनिक कार्यों के साथ साथ वो साहित्य में भी अपनी रुचि रखता था और उसे तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था और उच्च कोटि का साहित्यकार भी। क्या था? उच्च कोटि का साहित्यकार था। और यहाँ तुर्की भाषा में तुजक-ए-बाबरी नाम से प्रसिद्ध है, जो उसने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, आत्मकथा इसने लिखी है, वो तुजक-ए-बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके फारसी अनुवाद को हम क्या कहते हैं? बाबर नामा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबर नामा कहते हैं, जिसका अब्दुल रहीम, जिसे जो है अनुवाद, जो फारसी अनुवाद किया गया वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास बहुत से बगीचे लगवाए और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था, यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव डाली और उसने विभिन्न प्रकार के युद्धों को लड़ते हुए मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया और दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया। दैट्स ऑल। ये पूरा था बाबर का कार्यकाल। इसके बाद नेक्स्ट कार्यकाल आपको जब हम पढ़ाएंगे तो हुमायूं का कार्यकाल।